ओके क्लास, तो आज हम एमडीकेट केमिस्ट्री में चैप्टर 7 जो हमने कल पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स, उसके आज एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हम। और उसके बाद देखते हैं अगर न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कुछ एमसीक्यूज हैं जिसकी प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे आज हम करने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये है फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x plus y it forms E if the concentration of x is double the rate increase by square and with the concentration of y is double the rate increase by twice the experimental rate law of this reaction is dash। तो ये MCQs दिया हुआ है आपको जिसके 4 ऑप्शंस हैं। कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है x plus y z की फॉर्म कर रहा है और अगर x की कंसनट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट जो है वो स्क्वायर के लिहाज से पड़ रहा है और y की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट जो है वो ट्वाइस इंक्रीज़ हो रहा है। तो बताएं रेट ऑफ इस रिएक्शन का क्या होगा। तो हम x के ऑर्डर से अगर x के रेस्पेक्ट से देखें तो ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है। x क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, डबल नहीं हो रहा, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो x के रेस्पेक्ट से ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है और y के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों? चूँकि जब हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जा रहा है। तो इस सूरत में हमारे पास x पर पावर जो है वो 2 लगेगी और y पर पावर हमारे पास 1 लगेगा रेट एक्सप्रेशन के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से आपने सोचा होगा इसको, समझ गए। तो ये दिया जा सकता है एक आपको कंडीशन और उसके लिहाज से रेट एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। सही है, समझ में आ गया सबको। सेकंड है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको पता है हमने पिछली क्लास में निकाला था, सेकंड इनवर्स निकलता है। थर्ड है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय डैश। सी टेम्परेचर अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टू चेंज डैश। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, समझ गए चारों एमसीक्यूज। तो इस तरह के एमसीक्यूज हैं काफ़ी सारे जिसके आज हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप देख सकेंगे किस तरह के एमसीक्यूज आपके एंट्री टेस्ट में आ रहे होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 देखें क्या लिखा हुआ है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच रेट लॉ इज आर इक्वल टू के। कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर है। ठीक है, ये हमें पता है आर जब के बराबर होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए ऑप्शन। 6 है आयनिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डैश। रासायनिक रिएक्शन सारे बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, सी ऑप्शन फास्ट रिएक्शंस। 7th है द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज़ इनहिबिटेड बाय, बी ऑप्शन ग्लिसरीन। तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है इसका जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो तो MnO2 होता है, लेकिन जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो ग्लिसरीन होता है जो इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है, स्लो डाउन करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज दूसरा नेट है द बेस्ट अल्टरनेटिव टर्म फॉर द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डैश। यस, गलत जवाब, गलत जवाब, इंस्टेंटेनियस रेट। हमने पढ़ा था कल के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो मैंने कल ही तो बताया था आपको ये बात कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कहा जाता है। तो ए और सी दोनों करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही कहते हैं, उसका दूसरा नाम नहीं है कोई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। MCQs 9 देखें। Order of reaction is the power of which concentration of reactant is raised। ये राइज नहीं है, रेज्ड होता है। राइज कोई वर्ड नहीं इंग्लिश में, दिस इज रेज्ड, बढ़ाना किसी चीज़ को। राइज की थर्ड फॉर्म जो है ना राइजन होती है, राइज्ड कुछ नहीं होता, रेज चाहिए। तो क्या करते हैं जो वो पावर पे मतलब रेज कर देते हैं ना, जो कोफिशिएंट होता है उसको रेज टू द पावर कर देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है हमारे पास, कल पढ़ा था हमने। 10th है इन द रिएक्शन दिस द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज रिटन एज, बी ऑप्शन होगा चूँकि रिएक्शन ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। माइनस को डी ओवर डी टी, चूँकि नेगेटिव में आएगा डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस पॉजिटिव में आएगा। अब चूँकि रिएक्टेंट
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है तो रिएक्टेंट के रेट के लिहाज से बात करेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूज़ किया जाएगा। तो माइनस का डी ओवर डी टी, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। तो और रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिकम्पोज टू गिव वाटर एंड हाइड्रोजन हैज़ द रेट रिएक्शन दिस, इट इज़ एज्यूम टू बी डैश। तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर है। कैसे है? फर्स्ट ऑर्डर है भाई, सेकंड ऑर्डर कहाँ से दिख रहा है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन 1 है, जस्ट पावर तो 1 है ना, 1 से ज़्यादा हो गए। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉट द सेकंड और थर्ड। ठीक है, कल ही तो सिखाया था रेट ऑफ रिएक्शन, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करता? गलत जवाब। कल बताया था एक्टिवेशन एनर्जी को ही हम कहते हैं ना नेचर, तो वो तो अफेक्ट करता है। डी ऑप्शन, मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन को कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, डी। बाकी टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर, इन सब का होता है। सब पढ़ाया था ना, 6 फैक्टर पढ़ाए तो उनमें से ये तीनों तो थे। नेक्स्ट इज द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश। बस फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट हमारे पास ही निकल जाएगी, सेकंड इनवर्स। समझ में आ गई बात? और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ डैश। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाता है? क्या? गलत जवाब। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स एंड इफेक्टिव कोलिजन्स। क्योंकि जब केसी बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, सॉरी, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सूरत में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होती हैं। जब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ती है तो वो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, और जब ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है तेज़ी के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज डैश। ए ऑप्शन यह सही है, क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन कह रहे हैं तो जीरो ऑर्डर है, और जीरो ऑर्डर में आप जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। क्लियर है? कल पढ़ा था ये, तो मसला इसमें समझ में आ रही है दोनों एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डैश। ये तो अभी पीछे ही गया, जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट है, फॉर द रिएक्शन A प्लस B इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड टू बी 2 with respect to reactant A when B is taken in large excess, it shows dash dash। A के रेस्पेक्ट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 निकल रहा है, सेकंड ऑर्डर है। देखिए B को बड़ी तादाद में लिया गया है, एक्सेस में लिया गया है, इससे क्या साबित होता है? ये क्या जाहिर करता है? बी ऑप्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। तो सब भी कह रहे हैं सर। ए ऑप्शन क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए। ये तो नहीं होगा, ए तो चलो नहीं है। बी को देखते हैं, क्या पता सी डी भी देख लेते हैं। सी है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन द स्टेचोमेट्रिक इक्वेशन। नहीं, ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। डी है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। नहीं, वो एक्सेस में लिया गया तो जीरो ऑर्डर है। यह सही ऑप्शन है, बी करेक्ट है। ठीक है, तो समटाइम जब आपको कन्फ्यूजन हो एक आंसर में तो बाकी आंसर्स को देख लें। अगर बाकी आंसर्स उसके रिस्पेक्ट में और रॉन्ग लग रहे हो तो वही करेक्ट है जिस पर आप पे डाउट है। तो जब डाउटफुल हो जाए आंसर, अगर आपको ना एमसीक्यू से फिर आप अदर ऑप्शंस को देखें, तो अगर वो ऑप्शन ज़्यादा आपको ज़्यादा रॉन्ग लग रहे हैं तो मतलब जो आपने डाउटफुल जिस क्वेश्चन में आप हो, जिस आंसर में, वही आंसर सही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त हर एमसीक्यूज़ का आंसर आ रहा हो, लेकिन समटाइम आपको कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा होता है कि ये हो सकता है ये सही हो।
और वो आपकी इंट्यूशन होती है और इन द एंड आपको सही भी निकलती है अक्सर औकात। तो उसके लिए बस ये होता है कि आप बाकी ऑप्शंस को देख लें। अदरवाइज़ बहुत सारे एमसीक्यूज़ में तो बाकी ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं होती है। जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हो गए यही आंसर होगा तो ज़रूरत ही नहीं। अगर बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन नहीं लगा हुआ, ऑल ऑफ दिस नहीं लगा हुआ, तो जो आप सोच रहे हैं वही आंसर करेक्ट है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन दिस इज गिवन बाय ओके दिस, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज टू के ए, ये पूरा आर है, मतलब इस तरह से लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू के, फिर कंसनट्रेशन ऑफ ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। इफ ए इज टेकन इन एक्सेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी डैश। हाँ जी, क्या होगा ऑप्शन? गलत जवाब। रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है कि ए को एक्सेस में लिया जा रहा है। जब ए को एक्सेस में लेंगे तो ये हमारे पास जो ए हो गया, क्योंकि ए को एक्सेस में लिया जा रहा है, ए जो हमारा हो गया ये हमारा हो गया सूडो मॉलिक्यूल हो गया ना ये। अब जो सूडो मॉलिक्यूल होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टेक पार्ट लेता ही नहीं है, तो ये ए होगा ही नहीं इसके अंदर, इसमें सिर्फ बी स्क्वायर होगा। हाँ, रेट एक्सप्रेशन में लिख दिया है इन्होंने, द रेट लॉ लिख तो दिया है उन्होंने, लेकिन चूँकि बाद में मेंशन भी कर दिया वो एक्सेस में है, तो हम उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं बना लेंगे, तो ये सेकंड ऑर्डर ही होगा ये। उन्होंने इतना आसान एमसीक्यूज़ तो देंगे नहीं कि देख के 3 समझ में आ जाए, वो कहीं ना कहीं आपको घुमा रहे हैं सवाल के। तो वो एक्सेस में जब बोला है तो उसका कोई तो लॉजिक है ना, उसको किसी वजह से वो बोल रहे हैं कि ए इन एक्सेस, वरना बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो डायरेक्ट थर्ड ऑर्डर लगा देते हम लोग। अगर एक्सेस नहीं बोलता तो थर्ड ऑर्डर ही निकलता, क्योंकि मैंने कल बताया था कि एक्सेस में जो रिएक्टेंट होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डैश। यस, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है। क्लियर है तो मसला? ओके। नेक्स्ट, द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज गिवन एज दिस, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट करेस्पॉन्ड्स टू इट। क्या करेक्ट है बताइए? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, और कोई ऑप्शन बता रहे हैं? ऑल ऑफ दिस करेक्ट है, क्योंकि कुछ वही कह रहे हैं, कोई सी कह रहे हैं, पता जिसको जो दिख जा रहा है वो सही लग रहा है, तो शायद ऑल ऑफ दिस ही हो सकता है। ऐसा ही है, देख लेते हैं। ए कह रहा है इट इज़ सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, सही है। बी कह रहा है इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, सही है। सी इट इज़ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सही है, तो डी हुआ ना, फिर ऑल ऑफ दिस ही हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट इज द स्पीशी विच एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन बाय डैश। जस्ट इंक्रीजिंग क्या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग होगा ना भाई। डी नहीं होना चाहिए क्या? इंक्रीजिंग इफेक्टिव कोलिजन्स, देखो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो दैट से पता है इफेक्टिव कोलिजन्स में तो बढ़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से इफेक्टिव कोलिजन्स में इजाफा होता है, चूँकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन्स कर रहे होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से। तो कैटलिस्ट वैसे करता तो यही है, एक्टिवेशन जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन जो इससे होगा क्या है, एक्टिवेशन डिक्रीज होने से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे हमारे पास, तो दोनों ही काम हो रहा होगा। इनडायरेक्टली बी ऑप्शन भी हो रहा होगा इसके अंदर, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तभी तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दे रहे हैं और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ ही नहीं रही, तो कहाँ से रिएक्शन स्पीड होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन को स्पीड अप होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है, सबसे मेन बात है। आर्रेनियस को पढ़ाया था ना उसने कोलिजन थ्योरी के अंदर, तो सबसे मेन बात तो यही कि कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा हों, और ज़्यादा कोलिजन कब होंगे? जाहिर सी बात है कि जब डिक्रीज करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर भी, तो सारी चीज़ें इफेक्टिव कोलिजन को ही कर रही हैं। सरफेस एरिया जब बढ़ रहा है रिएक्टेंट का, तो इफेक्टिव कोलिजन्स को ही बढ़ा रहे हैं ना वो। जब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है तो वो इफेक्टिव कोलिजन को ही बढ़ा रहा है। तो ये सब का सब कनेक्टेड इफेक्टिव कोलिजन से ही है। जब आप इसके रीज़न में जाएंगे तो 6 के 6 फैक्टर्स हैं ना, उन सब में इफेक्टिव कोलिजन्स की बात आ रही होती है, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है।
समझ गए? तो इनडायरेक्टली हो तो यही रहा है सब में कि इफेक्टिव कोलिजन में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स डिपेंड्स अपॉन डैश। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? जोर से बोले। एक्टिव मास की होती है ना भाई। एक्टिव मास की आप सबको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने पढ़ा है, रेट लॉ यही कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन। मैंने आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी बताई ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, if the reaction between A and B to give C shows first order kinetics in A and second order in B, the rate equation can be written as dash। यह सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन दिस doubling the concentration of both reactants increases the rate by a factor of 8. If only the concentration of Cl2 is doubled, the rate increases by a factor of 2. The order of the reaction with respect to NO is dash। काफ़ी लंबा सवाल है, बड़ा है आसान, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है। बता सकते हैं आप इसको? क्या कह रहे हैं? एक रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहे हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन को जब इजाफा करेंगे तो 8 के फैक्टर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। 8 के फैक्टर से बढ़ रहा है, सही है? तो ये बता 8 गुना हो जा रहा है दोनों के कंसंट्रेशन डबल करने पर। इफ ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल्ड, द रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। अगर Cl2 को डबल करेंगे तो रेट फैक्टर ऑफ 2, मतलब Cl2 के रेस्पेक्ट से ये रिएक्शन हमारे पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। तो NO के रिस्पेक्ट से ये ऑर्डर हमारे पास क्या निकलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ओवरऑल 8 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन Cl2 के डबल हो रही है तो रेट इंक्रीज हो रहा है बाय फैक्टर ऑफ 2, मतलब 2 टाइम्स हो जा रहा है ना, इसका मतलब यही हो जा रहा है। तो Cl2 के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो ये 2 हो रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। अब इसका मतलब जो अगला जो होगा हमारे पास, जैसे कि NO है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? क्यों थर्ड होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए ना। अब देखो, इसको डबल किया रेट डबल, इसको डबल किया रेट कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। और 4 2 जा, दोनों को डबल किया तो 8 टाइम्स। तो सेकंड ऑर्डर है ना रिस्पेक्ट से इसके। नहीं समझ में आई बात? तो दोबारा समझ लो। कह रहे हैं कि ओवरऑल जब इन दोनों Cl2 और NO इनको डबल किया जा रहा है, तो अभी मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ दोबारा से। कह रहे हैं जब इन दोनों को डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन 8 टाइम्स हो जा रहा है। ये चीज़ हमारे काम की है कि जो उन्होंने पहले बताई है। ठीक है, इसी की मदद से आंसर निकल रहा है। और कह रहे हैं कि Cl2 क्या है कि जब Cl2 की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर हुआ ना ये, जब इसको डबल किया तो रेट 2 टाइम्स हो गया। जब अच्छा अब इसको डबल कर रहे हैं, अगर इसको हम सेकंड ऑर्डर अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर बना देते हैं मान लेते हैं, तो उसको डबल करने से ये भी 2 टाइम्स होता, तो ओवरऑल रेट हमारे पास 4 टाइम्स आता, जो सही आंसर नहीं होता। अगर NO 2 टाइम्स, अगर NO का स्क्वायर हो जाएगा तो उसको डबल करने से क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स और 4 2 8 टाइम्स हो जाएगा। अगर एक मिनट, अगर हम इसको थर्ड कर देते हैं तो उसको डबल करने से क्या होगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 टाइम्स हो जाएगा। जबकि क्या कह रहे हैं उसमें फर्स्ट लाइन में कि डबल करने पर दोनों को 8 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये NO हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। अब बताओ क्या कह रहे थे आप? ये ऑर्डर नहीं निकल रहा, ये रेट है भाई, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऊपर, ये ऑर्डर निकाल रहा हूँ मैं। ऑर्डर तो ये निकल रही, तो मैं रेट बता रहा हूँ कि इसको डबल करने से क्या और इसको डबल करने से क्या, क्योंकि हमें डबल करने का ही लॉजिक ऊपर दिया, समझ गया? वो लॉजिक बना रहा हूँ नीचे जो सवाल में लिखा। रेट तो यही है, ऑर्डर तो यही है, फर्स्ट ऑर्डर इसके रिस्पेक्ट से, सेकंड इस पर। तो क्या हो गया हमारे इसमें 2। अच्छा, इसका एक सिंपल लॉजिक भी है, मैंने बताया था मैक्सिमम ऑर्डर किसी रिएक्शन के कितना आता है? 3 आता है ना।
अगर तुम उसको थर्ड डाल दोगे तो 3 + 1 कितना हो गया, तो 4th ऑर्डर हो गया, तो होता ही नहीं है। तो वो तो वैसे भी गलत हो गया थर्ड, इसको थर्ड बोलना लॉजिकली। बात समझ में आ रही है? ये तो थर्ड ऑर्डर हो ही नहीं सकता था। थर्ड होता तो ओवरऑल ऑर्डर क्या निकलता, 4 निकल जाता। तो 4th ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन में। तो वैसे भी हर तरह से गलत आंसर था थर्ड ऑर्डर इसको बोलना। और आ भी ना सर सेकेंड ही ऑर्डर रहा है देख कर, समझ गए? थोड़ा लंबा सवाल था, लेकिन देख लें इस तरह के क्वेश्चन भी MD कैट में आस्क किए जाते हैं। तो मैंने बताया था ना कल, इसको डबल कर दिया फिर इसको डबल कर दिया, तो बताओ ऑर्डर कितना निकला। क्योंकि देख कर बताते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, डायरेक्ट सवाल देख कर नहीं, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है तो आपको पता लग जाता है। कोई फार्मूला नहीं है इसका, बस हम इसको देख लेते हैं, बनाकर सोच लेते हैं, लॉजिक्स बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, पंजाब बोर्ड में कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, सिंध में कहते हैं रेट कांस्टेंट। वो किससे अफेक्ट होता है? सी चेंज, हाँ सही तो कह रही है कि ये तो चेंज ऑफ टेम्परेचर से ही होगा ना। जितने भी के वाली वैल्यूज बताया था ना कल मैंने, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। अब चाहे KC हो, KP हो, KSP हो, K हो, कुछ भी हो, ठीक है, क्लियर है? बस ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल था, बाकी तो आसानी था। आगे और भी सवाल आएंगे तो हम इसको देखेंगे। मसला क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको आप निकाल के रखें ज़रा, ठीक है? अब देखते हैं। फर्स्ट है वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 290 केल्विन वाज फाउंड टू बी दिस, एट 300 केल्विन इट विल बी डैश। सी ऑप्शन। चूँकि हमें पता है कि 10 डिग्री केल्विन या 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डबल करने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। तो अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.4 एक्सपोनेंट -3 आ जाएगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड पजेस इन ऑर्डर टू एंटर इनटू अ फ्रूटफुल कोलिजन इज नोन एज डैश। क्या चीज़ होगी? गलत जवाब। इसका आंसर होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी तो जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, शुक्रिया, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो तो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती है ना। और जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये जितनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो थ्रेशोल्ड है। क्योंकि पहले से कुछ होती है उसके पास इंटरनल, वो जो एक्स्ट्रा हासिल करता है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, देन रिएक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन होनी चाहिए उसके बाद थ्रेशोल्ड जितनी। समझ में आ रही है ना बात? कल ही तो बढ़ाया था कि कुछ तो उसके पास होती है ना ऑलरेडी इंटरनल से थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्टिवेशन है। ग्राफ में भी तो बताया था, याद आ रहा है ना कुछ? ठीक है, तो ये थोड़ा गलती इसका बच्चे कर लेते हैं, एक्टिवेशन लगा देते हैं, गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन थ्योरी जो थी, द एक्टिवेशन एनर्जी इज डैश। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? क्या होगा? अब यही वाली ऊपर जो बात आ रही है उसी से लिंक करते हुए बात है। देखो बी नहीं होगा, बी थ्रेशोल्ड है, ठीक है, डी आएगा ना। द एनर्जी इट हैज़ टू एक्वायर फर्दर सो दैट इट कैन एंटर इनटू इफेक्टिव कोलिजन। उसको मजीद जो एनर्जी उसको फर्दर जो चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डैश। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ऐसे ही ना, तो हमने क्या पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, चूँकि जब भी एक रिएक्टेंट अगर हमारा अगर ए है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो शुरू में चूँकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो शुरू में रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। तो कुछ भी देख लो, इनिशियली शुरू में रिएक्शन फास्ट होता है, उसके बाद फाइनली आगे जाकर इन द एंड क्या हो जाता है, रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। अब ये रिस्पेक्टिवली है। अब मिसाल के तौर पर एक स्लो रिएक्शन अगर कोई है, अगर कोई रिएक्शन होता ही स्लो है तो वो शुरू में रिस्पेक्टिवली फास्ट ही होगा, बाद में स्लो होगा, अपने रिस्पेक्ट से। या हम कलेक्टिवली फास्ट और स्लो रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी रिएक्शन दुनिया का होता है, चाहे वो स्लो हो, फास्ट हो, मॉडरेट हो, शुरू में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और बाद में कम होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई फास्ट रिएक्शन है तो शुरू में तो वो फास्ट से भी फास्ट होगी उसकी रिएक्शन की स्पीड, बाद में आहिस्ते आहिस्ते स्लो नहीं शुरू हो जाएगी। लेकिन जो स्लो रिएक्शन होते हैं उसमें शुरू में रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी, बट एज़ कम्पेयर टू फास्ट रिएक्शंस के वो रिएक्शन स्लो ही रहेगी। बस समझ में आ रही है ना?
तो जब भी कोई फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो वो शुरू में तेज़ होता है रेस्पेक्टिवली, और बाद में जाकर क्या हो जाता है, वो स्लो होना शुरू हो जाता है। ये हर रिएक्शन के साथ ऐसा है, तभी तो बी ऑप्शन होगा, डिक्रीज एट द रिएक्शन प्रोसीड्स। हाँ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ये वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये तो मैं उसकी बात करूंगा जब हमारा रिएक्शन पूछा है कौन सा रिएक्शन फास्ट होता है कौन सा स्लो होता है, तो हम ये कहते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर वेरी करता है। फिर यहाँ पर तो जो MCQ ऑप्शंस दिए गए उसमें यही पता लग रहा है कि चेंज किस तरह से हो रहा है, रेट इसके बारे में बात की जा रही है। समझ गए? तो ये हमारा हो गया, सबको समझ में बी ऑप्शन क्यों है, क्लियर है? मतलब ऐसे गर्दन हिला रहा हो, समझ में भी आ रहा है, समझ में आएगी बात ना क्यों है। तो अच्छी बात है, जब आप कंफ्यूज हो जाओ ना किसी MCQs में तो एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है उसको कि कैसे हो रहा है, तो आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है ना। और आप कंफ्यूज हो जाओ तो आप लाजमी बताओ ना, अपने डाउट्स क्लियर करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो भाई थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो रही है, और जो बच्चे वीडियोज़ में वॉच कर रहे हो तो उनको भी समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी बात है ना भाई, क्योंकि आप तो एक सीक्वेंस से एक लेक्चर लेते जा रहे हो, और कुछ लोग यूट्यूब पे जब आते हैं तो वो डायरेक्टली एक ही, मतलब उन्होंने एक भी लेक्चर नहीं देखा, वो डायरेक्ट लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स MCQs MDCAT 2024 इंटर मारते हैं तो मेरे लेक्चर ऊपर आ जाता है। अब उसको देखना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको मेरे किसी भी लेक्चर को नहीं देखा, उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार आ रहे हैं वो मेरे चैनल पर, अब वो क्या कर रहे हैं, अब उनको तो पता नहीं ना, मैं डायरेक्ट टिक लगा रहा हूँ तो उनको तो पता नहीं चला क्यों लग रहा है ये, तो उन्होंने पीछे थोड़ी ना लेक्चर देखे हैं सारे। सही बात है ना भाई, तो उसके लिए फिर क्या होता है, उनका भी फ़ायदा होता है, एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि कैसे आ रही है। अदरवाइज़ ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई नहीं, इसमें से कोई नई चीज़ नहीं है, जो मैंने कल लेक्चर दिया है ये सारी वही चीज़ें हैं। और जिन बच्चों ने वो लेक्चर देखा है पिछला वाला कल वाला, तो ये आज आराम से MCQs को समझ पाएंगे क्या हो रहा है। सही बात है ना, रैंडम तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी नॉलेज आप हासिल करते हैं ना तो वो तो बेकार ही होती है, रैंडम नॉलेज तो हासिल करनी नहीं चाहिए, फिर उसमें आपको ना उसके पीछे का पता होता है ना उसके आगे का पता होता है। तो बेहतर है कि आप सीक्वेंस से ही नॉलेज गेन करें, सीक्वेंस से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डैश। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है किसके साथ? हाँ, जवाब यस, सी ऑप्शन। अब पढ़ो, ये तो मसला है, देखा बाकी ऑप्शन भी तो देखे आप कि बोले कि टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो दोनों पे तो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली। सही है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ करोगे नंबर निकलते जाएंगे। तो कहा 160 155 पे आकर रुकोगे, एडमिशन तो फिर भी नहीं होगा। MDCAT की अगर 140 150 155 को रुकते हो तो इतना नंबर ला के भी अफसोस होगा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, तो फ़ायदा क्या। सही बात है ना भाई, तो देखा करो एक एक नंबर बहुत कीमती हैं, एक एक पॉइंट बहुत कीमती हैं। अभी तो NED की मेरिट लिस्ट जैसे आई तो अब बच्चे कह रहे थे ना कि अब जैसे किसी की 86.5 है मेरिट, जैसे 82.5 मेरिट है, अब 82.5 में कितने बच्चे लाइन से आ रहे हैं? 82.5 और 82.4 के बीच एक बहुत सारा एक गैप है बच्चों के बीच में। मतलब एक ही 82.5 अगर है तो उसका मेरिट नंबर, जैसे मान लेते हैं कि उसका मेरिट नंबर अगर उसका 290 है तो 82.4 वाला जो है ना 410 में पहुंचा हुआ है। मतलब इसी एक पॉइंट में इतना फ़र्क आ चुका है। जबकि एक पॉइंट में फ़र्क किसी एक MCQs की वजह से ही आया होगा कि शायद इस बच्चे ने एक MCQs सही किया होगा और उसने वही एक MCQs गलत कर दिया होगा, तो वो 290 पे 410 पे आकर रुका। जो जिसको पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली थी अब उसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी शायद ना मिले। समझ में आ रही बात, यही होता है ना। तो एक एक नंबर कितना कीमती आप ये देखें, खासतौर पर टेस्ट का, NED के टेस्ट का या KU में तो चलो एग्रीगेट है ही नहीं, इसके MDCAT के टेस्ट का एक एक नंबर कितना कीमती है। मतलब आपके पूरे 1100 नंबर पर भारी है। मतलब 1150 होते ना, 1100 नंबर एक तरफ है आपका इंटर का और 200 नंबर आपका एक तरफ है MDCAT का। ये दोनों का वेटेज बल्कि उसका ज़्यादा ही है, क्योंकि 50% आपका टेस्ट ले रहे हैं ना भाई, और इसका तो 40% ले रहे हैं। इसका तो 50% उठाएंगे और 10% मैट्रिक उठा लेंगे आपका। तो इसलिए आज से कितना इससे इसके 200 नंबर इस 1100 से बहुत ज़्यादा भारी है। उसका एक नंबर आप देख सको तो उसके तकरीबन हमारे कितने नंबर के बराबर होगा, डिवाइड करने के तो आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो अच्छा खासा है। इसका एक नंबर इसके तकरीबन 11 नंबर के बराबर समझ जाओ, इस तरह से आ जाएगा। मतलब आप एक MCQ गलत कर रहे हैं तो आप ऐसा फील करो जैसे आपने पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दिया। आप उसको ऑब्जर्व तो करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपने एक MCQ MDCAT में गलत कर दी, नहीं बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने फिजिक्स का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी का छोड़ के आ गए। उतना अफसोस होना चाहिए कि MCQ गलत होने पर।
आप बोलो सर एक, लेकिन चूंकि आप हम एमडी कैट के एमसीक्यूज़ को ना इंटर के एमसीक्यूज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं। इंटर के एमसीक्यूज़ एक नंबर का है, ये एक नंबर का नहीं है। इंटर के एमसीक्यूज़ का वेटेज बहुत कम है और एमडी कैट के एमसीक्यूज़ का वेटेज बहुत ज़्यादा है उसके मुकाबले में। अगर आपने एक एमसीक्यूज़ यहाँ गलत किया तो इंटर के 10 एमसीक्यूज़ मतलब आप गलत कर चुके हैं, क्योंकि वो नंबर थोड़ा सा इमेजिन करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो एक नंबर कीमती है, हम गलत ऑप्शंस पढ़ के हम गलत आंसर नहीं लगा सकते। टाइम लें, मैंने पहले भी बताया, लेकिन सही आंसर बताएं। गलत बताएंगे तो मतलब तैयारी सही नहीं है। नेक्स्ट, इन अ सिंपल रिएक्शन ऑफ द टाइप 2A इट फॉर्म्स प्रोडक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू डैश। सही हो जाएगा ये स्क्वायर, सही है, सेकेंड ऑर्डर है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक रिएक्शन आर फास्टर देन ऑर्गेनिक रिएक्शन सिंस दे आर डैश। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं ऑर्गेनिक की रिएक्शन से, क्या वजह? यस, बी ऑप्शन, वो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, दैट्स व्हाई आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आयनिक रिएक्शंस ही होता है ना, सॉल्ट फॉर्मेशन वगैरह हो रही होती। नेक्स्ट, इफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज रेट दिस देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहे हैं, डी आ जाएगा ना, n+1। अच्छा, इस तरह से दे दिया उन्होंने, तो n+1 अगर वो n है तो। मसला क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? आगे बढ़ें। वो अब ना एमसीक्यू से कुछ समझ में आ रहा है ना, वो इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है ये सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना। ये सारे लॉजिकल ये बहुत आते हैं, मैंने बताया ना, काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम, इससे बड़े एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं एमडी कैट के अंदर, सिंध एमडी कैट में। लास्ट ईयर भी बहुत सवाल थे इक्विलिब्रियम से और काइनेटिक्स से, ठीक है। और ये अक्सर बच्चे गलती लगा रहे होते हैं, क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे रेट लो, उसी को घुमाए जा रहे। जैसे उसमें केसी में क्या होता है, वो लॉ ऑफ मास सेक्शन को घुमाते रहते एक ही जगह पर। तो एक ही कॉन्सेप्ट को जब बार बार घुमाते रहता है ना, तो एक से एक एमसीक्यूज़ बन के सामने आते रहते हैं, सही है। और कुछ टॉपिक्स होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बेनतहा टॉपिक्स हैं, लेकिन क्या है कि एक टॉपिक से सिंपल एक 4-5 तरह के एमसीक्यूज़ ही बन सकते हैं। लेकिन इसमें टॉपिक चूँकि सिर्फ एक रेट लॉ ही, उससे कई तरह के एमसीक्यूज़ बना सकते हैं एक ही टॉपिक से। नेक्स्ट देखें, इसमें रिएक्शन दिस गिरी ये सब चीज़ यहाँ से, द रिएक्शन दिस 2x + 3y forms +z, product is 0 order with respect to y, first order with respect to x and second order with respect to z. The equation representing the rate is dash। तो आसान है, x के रिस्पेक्ट से, अच्छा y के रिस्पेक्ट से 0 ऑर्डर है, x के रिस्पेक्ट से फर्स्ट है और सेकंड ऑर्डर है z के रिस्पेक्ट से। तो क्या इक्वेशन बनेगी? c बनेगी, यस सर, ये c बनेगी, चूँकि जाहिर से पता है y होगा ही नहीं, चूँकि 0 ऑर्डर है। नेक्स्ट है, द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू डैश। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की वेलोसिटी या स्पीड या रेट क्यों बढ़ती है, क्या वजह? ये तो अभी किया है एमसीक्यू, सेम है। बी ऑप्शन ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं। ए ऑप्शन नहीं होगा, चाहिए कोलिजन सिर्फ थोड़ी ना बढ़ते, कोलिजन तो नॉन इफेक्टिव भी हो सकते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से स्पीड बढ़ती है रिएक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट, ये तो हो गया, बताओ तो अभी तो किया ही है, सेकंड इनवर्स हो जाएगा s माइनस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रेट ऑफ अ रिएक्शन a + b = c + d इज फाउंड टू बी इक्वल टू दिस, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज डैश। तो आसान है यार, a c, ओवरऑल ऑर्डर नहीं कह रहे, विद रिस्पेक्ट टू a कह रहे। द रेट ऑफ रिएक्शन डैश, ये वाली बात अब बताओ, तुम बताओ क्या होगा? बी, डिक्रीज विद टाइम हो जाएगा, टाइम टू टाइम डिक्रीज होता रहेगा। कंसंट्रेशन कम होगी रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा वक्त के साथ साथ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या बात ट्रू है? जी, डी ऑप्शन। क्या कह रहे हैं? सी, डी, सी डी, आप डी कह रहे हैं ना, सी देख, ए भी नहीं,
ये क्या है, ऑर्डर इंक्रीज विद टेम्परेचर, नहीं ये तो होगा नहीं, सही बात है, ये तो लग ही नहीं रहा। वी ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय द बैलेंस इक्वेशन, नहीं, ऑर्डर जो है असल में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज आल्सो बाई मॉलिक्यूलर, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। दोनों सही लग रहा है ये तो, है ना। अब ये तरह मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने कल ही तो बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना वो बराबर किसके होता है, मॉलिक्यूलरिटी के। तो अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर अगर हमारे पास सेकंड है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। बट याद रखिएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं होती, याद रखिएगा। लॉजिक क्या होती है उसके पीछे, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जो तो हमने देख लिया ना कि जो रेट एक्सप्रेशन पर जो पावर आ रहे हैं वो, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट लेते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि अब ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास, मॉलिक्यूलरिटी जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे कि एक ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे कि अब HCl है, अब वो डिकम्पोज हो रहा है H2 + Cl2 में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन इसकी अगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं आएगी, मॉलिक्यूलरिटी मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें एक मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो जीरो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी रिएक्शन की जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो उसमें यही है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑल्सो बाय मॉलिक्यूलर, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है हमारे पास वो यूनिमॉलिक्यूलर हो जाए, ठीक है। तो बस पॉसिबिलिटी है इस चीज़ के अंदर। तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी हमेशा सेम नहीं रहेगी। तो हाँ, डी ऑप्शन हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। दैट्स वाई डी ज़्यादा बेहतर है सी के मुकाबले। अगर से मैंने कल जो बात बताई थी उस लिहाज से तो हमें सी भी लग रहा था, लेकिन अब मैंने बता दिया कि सी नहीं है, ठीक है। तो एक और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई है एक चीज़ के बारे में। तो अच्छी बात है कि अभी आप पता लग गया, यही चीज़ अगर आप पेपर में आ तो फंस जाते, सी लगा के ख़त्म हो जाता ही। तो 1 नंबर बच गया ना आपका अभी इस वक्त, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ थोड़ी मुश्किल थी तो मैंने उस वक्त नहीं समझाया, भूल गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसा हो सकता है। तो ऐसा तभी मैं MCQs प्रैक्टिस कराता हूँ कि नया नया कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता रहूँ अगर कोई आ गया तो। नेक्स्ट है A + B, इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। द रिएक्शन विच वॉज स्टार्टेड विथ 1 मोल ऑफ A and 1000 moles ऑफ B. इफ द रिएक्शन इज अ 1 स्टेप रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डैश। जी गलत जवाब दोबारा से। फर्स्ट, चूंकि जो 1 मोल ऑफ A and 1000 moles ऑफ B जो यहाँ पर है ना, B इज एक्चुअली अ सूडो मॉलिक्यूल। B एक सूडो मॉलिक्यूल है। रीज़न क्या है, चूंकि ये मॉलिक्यूल हमारे पास एक्सिस में, और जो एक्सिस में होता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं लेते। दैट्स वाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो तभी तो 1000 और 1 देकर आपको नॉलेज एक हिंट दे रहे हैं आपको कि एक 1 मोल है और एक 1000 मोल है, तो वो एक्सेस में हो गया ना, 1000 गुना ज़्यादा है वो। तो एक्सेस में जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में नहीं आता, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर 1 है। सही है। ये देखिए कितने कॉम्प्लेक्स MCQs भी बन सकते हैं कंफ्यूज करने वाले, तो आप गलत ही निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो बिकॉज दे हैव डैश। यस, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। तो मसला क्लियर है, सारी बातें। नेक्स्ट MCQs देखें। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स डैश। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ होती है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन्स कर सकें, उसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट के वो मॉलिक्यूल जिनके पास इफेक्टिव कोलिजन्स करने की सलाहियत हो, जो एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर चुके हों। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विथ एक्सेस एनर्जी। देखते हैं, बाकी भी देखता हूँ मैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीट ब्रोकन बॉन्ड्स,
डीएक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट एवरेज एनर्जी नहीं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीट ब्रोकन बॉन्ड्स, ऐसा ही यही करेक्ट होगा, एक्सेस एनर्जी। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डैश। तो ये तो हमें पता है एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी के। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी के। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? वही एवरेज एनर्जी इंटरनल एनर्जी को ही कहते हैं। क्या हो जाएगा? सही है। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है बताया था ना, इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2A + B, इट फॉर्म्स A2B, द रिएक्टेंट A विल रिएक्ट एट डैश। रिएक्टेंट A B के मुकाबले में किस तरह से रिएक्शन करेगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ट्वाइस द रेट एट विच बी रिएक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। तो ए के रेस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर आ रहा है, बी के रेस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, तो उस लिहाज से ए जो है वो ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ बी से रिएक्शन करेगा। बी के जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी डबल रेट जो है वो ए की होगी। सही है, सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। दोबारा आ गया मॉलिक्यूलरिटी, रिपीट हो गया ये एमसीक्यू। सही है भाई। नेक्स्ट, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन इन विच डैश। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? दोनों सी, अब क्या कह रहे हो? बी सी दोनों, और तो मुश्किल है एमसीक्यू से लग रहा है, ऑप्शन सही नहीं है लग रहा है। देखते हैं। A reaction is quickly completed, नहीं। reactant is taken in large excess, okay. In zero order reaction, the reactant concentration does not affect the rate of reaction, reactivity is least। सही हो गया। B, reactant is taken in a large excess, मतलब एक्सेस में आ गया, सूडो मॉलिक्यूल आ गया ना। देखो सही तो सही कह रहे हो आप लोग कि बी और सी दोनों ही करेक्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बी सी क्यूज़ की तरह से समझे ना, मतलब बी सी क्यूज़ समझे लाइक बेस्ट चॉइस क्वेश्चन का सवाल अगर हम इसको समझ के करते हैं तो उसका आंसर सी करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जो रिएक्टेंट हम लार्ज एक्सेस में लेते हैं ना तो वो अफेक्ट नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन को असल में। हाँ ऐसा ही, वो कंपैरेटिवली होता है कि एक के रेस्पेक्ट से दूसरे को आपने कितना एक्सेस में लिया है। तो सी ज़्यादा बेहतर है इसके अंदर अगर बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, बेस्ट आंसर की बात करें। तो एक तो एमसीक्यूज़ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 3 एब्सोल्युटली रॉन्ग होते हैं, और एक होता है जिसमें बेस्ट चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें 2 क्वेश्चन सही लग रहे होते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट आंसर होता है वो हम लगा लेते हैं। तो बेस्ट इसमें सी ही है, क्योंकि अल्टीमेटली बी वाली बात आएगी तो सी वाली बात आ जाएगी। तो इफेक्टिव कोलिजन वाला पीछे सवाल आया था, उसमें मैंने बता दिया था ना इसमें आपको कि वो उसमें भी 2 आंसर सही लग रहे थे, ठीक है। तो उसका सी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द केमिकल रिएक्शंस विथ वेरी हाई ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू आर जनरली डैश। तो वेरी स्लो हो गई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज 4 टाइम्स, द ऑर्डर इज डैश। जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 4 टाइम बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? क्या बेटा बताइए? बी ऑप्शन। और
सेकंड ऑर्डर। क्या होगा? सेकंड ऑर्डर होगा। डी तो हम भी मानते नहीं हो सकता, ए हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और यहाँ फ्रैक्शनल ए ही आंसर है। अब लॉजिक देखो ना, आसान सी बात, इतना क्या सोच रहे थे। कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के जब 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन की रेट ऑफ हाफ डबल हो रही है। मतलब एक ना फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट से क्या होगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स किया तो ये भी 4 टाइम्स हो गया। और अगर सेकंड ऑर्डर होगा इसके रिस्पेक्ट से, तो सेकंड ऑर्डर में क्या होगा कि अगर हम रेट को डबल करेंगे, सॉरी 4 टाइम्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा, तो सेकंड ऑर्डर आएगा। यहाँ पर क्या करें, रेट को डबल करने पर, सॉरी रेट को 4 टाइम करने पर, अरे उल्टा बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रही है, मतलब हाफ हो जा रही है ना भाई। हमने कंसंट्रेशन को जितना किया उसका हाफ जो क्या बढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है। तो ये किसी तरह से अपना फर्स्ट ऑर्डर है ना, सेकंड ऑर्डर है ना, थर्ड ऑर्डर है, जो कभी भी कम नहीं होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या होता है, कभी भी कम नहीं होगी। जिस रेट से आप जो है वो कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं उसी तरह से रेट बढ़ रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और रेट स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है तो ये सेकंड ऑर्डर है, और कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और रेट क्यूब के हिसाब से बढ़ रहा है तो थर्ड ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जा रही है, कम हो जा रही है ना, यहाँ डबल हो रही है, 4 गुना बढ़ा रहा है और वो डबल सिर्फ हो रही है। तो उसका मतलब किसी तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर तो है नहीं, तो क्या है फिर ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ये फेडरल बोर्ड में होता है, सिंध बोर्ड में तो नहीं आता ये, बट हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो भी फ्रैक्शनल। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की बात है, ठीक है। अगर आप उस बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको दिखेगा, ठीक है। सिंध बोर्ड में तो हम सिर्फ 0 1 2 3 इस तरह से पढ़ते हैं, बट थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं। आगे एमसीक्यू से मैंने बता दिया। और भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, बहुत सारे बच्चे का सारा हाफ लाइफ रे ऑफ का बताइए, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो कि पंजाब और फेडरल बोर्ड में हाफ लाइफ भरा होता है, टी हाफ करके जो है ना फॉर्मूला लग रहा होता है उसमें। जब आप बुक्स वगैरह उठाओगे आपको ये दिखेगा पंजाब फेडरल की, उसके एमसीक्यूज़ में भी दिखेगा T1/2 लिखा होगा। अक्सर आप नेट पे अगर मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हैं तो वो आपका टोटल फेडरल और पंजाब बोर्ड है। मतलब बच्चा ये नहीं कि बहुत मुश्किल बात है, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है सिंध बोर्ड में वो चीज़ नहीं आती, तो मैं नहीं कर रहा होता। क्योंकि पहले ही सिंध बोर्ड में इतने टॉपिक्स हैं कि उनको माइंड में रखें, उनको प्रैक्टिस करें, उनको समझें सीखें, जिससे हमारे सवाल आने वाले हैं बरस्मत जिसके कि हम, चूँकि अक्सर होता है कि एमसीक्यूज़ बैंक जो होता है ना वो पंजाब बोर्ड से बनाए गए होते हैं या फेडरल बोर्ड से बनाए गए होते हैं। अक्सर मैंने ये देखा है जो बुक्स होती हैं ना एमसीक्यूज़ की, अब वो किप्स की आप उठा लें, आप किप्स हैं, स्टार है, बहुत सारे होते हैं, वो सारे पंजाब बोर्ड से बनी हुई होती हैं अक्सर जो बुक्स होती हैं। अब उसमें क्या होता है, पंजाब बोर्ड के एमसीक्यूज़ होते हैं, फेडरल बोर्ड के एमसीक्यूज़ होते हैं। अब वो बच्चे फिर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, यार ये भी नहीं पढ़ा हुआ, ये भी नहीं पढ़ा हुआ, ये भी नहीं पढ़ा हुआ। और बच्चे जो PDF डाउनलोड कर रहे होते हैं वो भी पंजाब बोर्ड की कर रहे होते हैं बैठ के, फेडरल बोर्ड की कर रहे होते हैं। अब उनसे अक्सर टॉपिक उनको आ ही नहीं रहे होते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ी ही नहीं है। तो वो कन्फ्यूजन वाली बात होती है, बच्चों को लगता है हमारी तैयारी नहीं है, हम तो नंबर ही नहीं ला पा रहे। तो हम एमसीक्यूज़ की वो प्रैक्टिस करें जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये बात है कि करासीन बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत कम ही एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं। ज़्यादातर पंजाब वालों ने, KPK वालों ने इस पर ज़्यादा काम किया हुआ, सिंध में इतना काम नहीं है उसके ऊपर, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है एमसीक्यूज़, बैंक इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास, सेलेक्टेड होते हैं। अब जैसे किप्स की बुक होती है तो हज़ार एमसीक्यूज़ एक चैप्टर के मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिलेंगे आप, ठीक है। सिंध में आपको खुद ही देखना पड़ता है, या आप उस बुक को पढ़ें और जो फेडरल बोर्ड के टॉपिक्स हैं उसको हटाते जाए, सिर्फ सिंध बोर्ड को पढ़ें, ऐसे ही हो सकता है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं द एक्टिवेशन, व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन शोन ऑन द डायग्राम। बताएं, इस डायग्राम को देखते हुए बताएं एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रिक्वायर है। आप बात है तो डायरेक्ट 120 को माइनस मार दी 40 से, तो सामने क्या किया, 3 ये जो आ रही है दिस इज थ्रेशोल्ड ना, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आ रही है,
और ये जो आ रही है ये हमारे पास क्या है, जैसे इंटरनल एनर्जी 40 आ रही है, थ्रेशोल्ड 120 है, 120 में से 40 माइनस करो, कितना हो गया? बहुत आसान है। तो ऐसे ग्राफ देके भी पूछा जा सकता है आपसे, तो डरना नहीं है बच्चे, ग्राफ देखे ना डर जाते हैं, तो पता नहीं कौन सा सवाल आ गया, इतना बड़ा ग्राफ बना हुआ था। तो ईजी है, बस माइनस कर दो, ये तो और आसान है। पूरा ग्राफ में एक चीज़ होते हुए दिख रही है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है। सही है भाई? तो मुझे तो ज़्यादा आसान लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं ग्राफ वाले, जो थोड़े से डायग्राम वाले MCQs होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आते हैं बनिस्बत वर्डिंग वाले मुश्किल लगते हैं ज़्यादा। नेक्स्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन डैश। जब कैटलिस्ट डालते हैं तो रिएक्शन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसके साथ क्या होता है, ये बताइए। क्या बोल रहे हैं? सी ऑप्शन, यस बिल्कुल सही, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्योंकि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या कम करता है, एंथैल्पी चेंज के अंदर कोई इफेक्ट थोड़ी ना करता है। जितना उसमें हीट अब्जॉर्ब होनी है, रिलीज होनी है, उतनी होनी है, उसमें वो कोई वेरिएशन नहीं कर रहा। हाँ, वो जल्दी, अब आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया तो अगर उसमें से 250 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी निकले, जल्दी निकल जाएगी, लेकिन निकलना वो 250 किलो जूल पर मोल ही है। वो हीट को कम ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करता है और एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए? नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर कैन नेवर बी सेम। ये बताया था ना, जीरो ऑर्डर में ऑर्डर तो जीरो आता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 1 आ रही होती है, कुछ आ सकती है। इसलिए हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम रहे, जीरो ऑर्डर में अलग होता है इन दोनों के लिए। मॉलिक्यूलरिटी तो होती है क्योंकि मॉलिक्यूल तो टेक पार्ट ले रहा है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो आ रहा है चूँकि वो अफेक्ट नहीं कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात है, ये याद रखिएगा, आज मैंने बता दिया आपको आज ये बात कि ये MCQ है ना, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं इसको देखकर कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैन नॉट बी सेम। तो ये कैसे हो सकता है? सर ने तो बोला था दोनों इक्वल टू होते हैं, या तो लिखा कैन नेवर बी सेम। अब कौन सा होता है इसमें परेशान होते हैं, तो जीरो ऑर्डर है। ठीक है, तो मैंने बता दिया, टेस्ट में गलत नहीं करना अगर आपके आए तो। ये क्लियर है भाई? मतलब लास्ट टाइम में जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे, जितने भी क्वेश्चन मैंने किए थे 2023 के MD कैट में, जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे बच्चों को, तो वो सारे ही आए हुए थे उसके अंदर ना MD कैट के टेस्ट में। उसमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो आउट था, और जो मैंने नहीं क्लास में प्रैक्टिस, मैंने क्लास में इतनी प्रैक्टिस कराई होती है ना कि जाहिर सी बात उससे आउट आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर तरह से कर लिया होता है। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा है। जिन बच्चों ने 2023 के लेक्चर देखें उन सब ने अच्छे स्कोर किए हैं MD कैट केमिस्ट्री के अंदर। तो आपसे भी यही कहता हूँ कि आप भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लासरूम में भी आ जाएँ, घर पे हैं, फ्री हैं, तो लेक्चर्स वॉच करें ताकि आपको भी लगे। चूँकि ये लगातार 2020 से लेक्चर चूँकि मैंने डालना शुरू किया 2020 से, फिर 2021 है, 2022 है, फिर 2023 है और 2024 है। ये 2024 है, तो 1 2 3 4 5वां साल है। 5 प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे पास। अगर आप देखो ना 2020 के अलग है, 21 के अलग है, 22 के अलग है, 23 के अलग है, 24 के अलग बनी हुई, और सब में 50-50 ऊपर लेक्चर चले हुए। वो सब एक ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मतलब मैंने लगातार 5 सालों से मैं लेक्चर डाल ही रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है डालने की। मतलब 1600 1650 लेक्चर हो चुके हैं ओवरऑल, 1000 1600 1650। ज़ाहिर सी बात है आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कहते हैं नहीं सर हमें 2024 का लेक्चर चाहिए। थोड़ा सा बच्चों में माइंड होता है कि सर इस साल का ही चाहिए सर, जबकि मुझे पता है कि मैं वही चीज़ पढ़ा रहा जो पिछले साल पढ़ाया था मैंने। लेकिन थोड़ा बच्चों की साइकी होती है ना, ये 2024 का लेक्चर इस साल का सर, इस साल, जबकि सिलेबस वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब सेम है। तो बिल्कुल 2023 का एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है 2024 में। सही बात है ना भाई, कुछ चेंज ही नहीं है ना। 2023 में भी मैंने यही सिलेबस पूरा फॉलो किया था, अगर आप 2023 के लेक्चर देखो तो लेकिन एक बच्चों की साइकोलॉजी होती है, क्योंकि व्यूज़ भी पुराने लेक्चर्स में नहीं आ रहे होते, न्यू में ही आ रहे होते हैं। पुराने बच्चे देखते ही नहीं है, जबकि 2024 के ही देख रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये नया है तो उसमें कुछ लेटेस्ट होगा, जबकि MD कैट हमारे 4 सालों से सेम चल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, सेम सिलेबस चल रहा है। सही है, तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। बाकी KU की प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई हुई होती है, आप तो KU के लिए अप्लाई हो। कराची यूनिवर्सिटी पास पेपर की अलग प्लेलिस्ट है, KU केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें मैंने वो सिलेबस से नहीं पढ़ाया, वो पूरा सिंध बोर्ड के क्लास से पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो वो अलग है, उसमें अलग लेक्चर डले हुए। NED का अलग चल रहा होता है प्लेलिस्ट, वो बहुत लेक्चर है। यूट्यूब वाले भी पागल हो गए कि सारा डेटा ही खा जाएंगे मेरा कितने GB डाटा खा चुका मैं यूट्यूब वालों का। ठीक है, तो ये देखो ज़रा इस चीज़ को। तो ये 2020 से स्टार्ट किया था, ये कोविड का ईयर था। बस 2020 का लेक्चर जो वाहिद मिलेगा आपको, जो कि
जो लैपटॉप पे पढ़ाया हुआ मेरे, जो उस पर नहीं है, फिजिकली नहीं है, क्योंकि 2020 आप जानते हैं दिस इज़ द एज ऑफ कोविड, तो इसमें क्लासरूम में पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं था। नेक्स्ट MCQs आ गया। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड इज 100 किलो जूल। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन? हाँ जी बताइए। अच्छा ये चलो मैं बता देता हूँ, ये आपको नहीं पता है। देखो, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी बताई जा रही है, नाइट्रोसिल क्लोराइड NaCl होता है, उसकी 100 किलो जूल है। अच्छा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब याद रखिएगा, दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, एंडोथर्मिक हो सकता है और एक एक्सोथर्मिक हो सकता है। तो इन दोनों रिएक्शंस के लिए, अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए, अब अगर रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होगी। ये एक बात याद रखिएगा। अब चूंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का बता रहे 100 किलो जूल है, कह रहे अगर ये बैकवर्ड हो जाए, रिवर्स हो जाए रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? अब चूंकि ये हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज होगी। अच्छा लेकिन अब इंक्रीज तो सब में ही हो रही है, 62 100, सॉरी 100 है ना, सॉरी मैं 38 देख रहा हूँ। ओके 100 है, तो यहाँ पर इंक्रीज किस में हो रही है बताइए? D 138 किलो जूल। सही है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। एंडोथर्मिक में जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो A की वैल्यू बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हाँ ये नहीं मालूम कर सकते, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको बस ये देखो ना, ऑप्शन सब कम वाला दिया होता तो एक ज़्यादा वाला होगा, इस तरह से ट्रिक लगाते हैं उसमें। अगर 2 ज़्यादा वाले आ जाए तो आप नहीं पहचान सकते कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है। ये जो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है एक्टिवेशन एनर्जी। सही है। तो ये ऐसा भी MCQs आता है कि बताएं रिवर्स का क्या होगा, फॉरवर्ड का अगर ये है तो। नेक्स्ट देखो, सेम इसी तरह से MCQs आ रहे हैं एक और। इफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज 50 किलो जूल पर मोल, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 50 किलो जूल पर मोल है, तो बताओ रिवर्स के लिए क्या होगी? ए होगी ना, C कहाँ से हो जाएगी? अभी तक लिखा हुआ है कि एक्सोथर्मिक के लिए बैकवर्ड होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो 50 से कम होगी ना, लेस देन 50 किलो जूल पर मोल। ए है ग्रेटर देन 50 किलो जूल पर मोल, लेस देन ग्रेटर देन नहीं पता तो फिर आप लोग इसको लेस देन समझ रहे थे क्या? अब यार ये एक बड़ा मसला होता है दुनिया में भाई, ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है। तो लेस देन 50 किलो जूल पर मोल, ग्रेटर देन 50 किलो जूल पर मोल, इसको कैसे समझते हैं आप लोग? किस तरह याद करते हैं? क्या ट्रिक बनाते हैं? जहाँ मुँह खुलता है वहाँ पर बड़े नंबर होता है। सही है, ओके। हाँ ये बच्चों में ऐसे याद करते थे ना इसको, तो आप ऐसे याद कर लो। तो मैं तो सिंपल ये लेस देन हो गया, ये ठीक है, पहले आप यू बनाते हैं फिर आप यू बनाते हैं ना, तो ये लेस हो गया ग्रेटर, मैं तो ऐसे याद करता हूँ। चलो, लेकिन इतने बड़े हो गए आप लोग, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए आपको कि ये लेस हो रही है ग्रेटर है। वो 1-2 के बच्चों को लोग बताते हैं कि मुँह याद खुल जाती है। ठीक। नेक्स्ट है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस इज डैश। कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जा रही है, तो बताएं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाँ ये हो गया वाला 1/2 फ्रैक्शनल आ गई दोबारा से, डबल कर रहे हैं तो आधी हो जा रही है। डबल करने पर डबल हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर है, डबल करने पर 4 टाइम हो जाए तो सेकंड ऑर्डर है। ये हाफ हो रही है तो जाहिर सी बात है हाफ ऑर्डर है, फ्रैक्शनल ऑर्डर। ये फेडरल बोर्ड के MCQs आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज दिस, द यूनिट्स ऑफ K वुड बी डैश। बताइए, आपको डायरेक्ट बता सकते हैं। ये रेट लॉ दिया हुआ है, रेट एक्सप्रेशन दी हुई है, इस यूनिट बताइए K की क्या निकलेगी? निकालनी पड़ेगी, निकाल लें और क्या। ये तो हमें पता है कि A और C तो नहीं आएगा, इन दो में से कोई एक आएगा। B या D? D। लो, 2 आंसर आ रही है, क्या सिस्टम है यार? B भी आ रही है, D भी आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखते हैं क्या है फिर, B है कि D है? आप D कह रहे हैं, आप D कह रहे हैं ना? लो तो सब B हो गया, आप देख कर सब हो गया। देख लेते हैं ना इसमें क्या चीज़ है।
रेट होता है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब हो गया इज इक्वल टू के। उसके बाद ये ए हो गया हमारा मोल पर डीएम क्यूब, एक यहाँ आ गया, और दूसरा मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर हो गया ये। ओ सॉरी, इसमें सेकंड आएगा, मोलारिटी पर सेकंड से निकाला आपने। चलो मोलारिटी लगा देते हैं, छोड़ो उसको, मोलारिटी से ही कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेट हो गया मोलारिटी पर सेकंड इज इक्वल टू के, फिर मोलारिटी इंटू मोलारिटी का स्क्वायर। अब मोलारिटी से मोलारिटी कैंसिल हो गई, कल ही तो निकाला था थर्ड ऑर्डर के लिए। अब ये के क्या हो गया, ये हो गया 1 अपॉन मोलारिटी का स्क्वायर, उसके बाद सेकंड। ठीक है, अब मोलारिटी का स्क्वायर यहाँ पर होता है मोल स्क्वायर पर डीएम 6, उसको रिवर्स कर देंगे तो डीएम की पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर, उसके बाद सेकंड। ऐसे ही होगा ना भाई, अगर ऊपर ले जाएं सारी वैल्यूज़ को तो डीएम 6 मोल की पावर -2 और सेकंड इन्वर्स, तो भी तो आ रहा है। मतलब इस तरह से निकाल लें मोलारिटी से तो शायद जल्दी निकल जाए। तो तुमने उल्टा कैसे कर दिया, वहाँ गलत किया होगा नीचे। अच्छा, यही तो गलती है ना, छोटी छोटी नंबर कटेंगे बिला वजह में। ये कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यूनिट ऑफ के का लाजमी एमसीक्यूज आएगा इससे के यूनिट्स में, रेट कांस्टेंट की। तो लाजमी सही रखे ना, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, द रिएक्शन रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू डैश। ये तो कितनी बार आ गया ये, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है, इंक्रीज इन इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटलिस्ट डैश। कैटलिस्ट क्या करता है? यस, क्या? डी। नेगेटिव कैटलिस्ट भी तो हो सकता है। देखो यहाँ पर कैटलिस्ट मुराद ली जा रही है ना। अब कैटलिस्ट तो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ से पॉजिटिव कैटलिस्ट थोड़ी ना मुराद ली जा रही होगी, सी बात है। नहीं, सी ऑप्शन होगा ना, अल्टर्स द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म को अल्टर करता है, तब्दील करता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर अल्ट्रेशन करता है। अब वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बाकी जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए सही है, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए ऑप्शंस बेकार हो गए इनहिबिटर्स के लिए। लेकिन जो सी है वो दोनों के लिए करेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। अल्ट्रेशन करेगा ना वो एक्टिवेशन एनर्जी में, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं ना। तो जब पाथवे चेंज हो रहा होता है ना रिएक्शन का, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का पाथवे चेंज करता है। तो पाथवे जब चेंज हो रहा है तो मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, रिएक्शन पाथ को अल्टर कर रहा होता है ना ये। बाकी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कैटलिस्ट कौन सा मेंशन नहीं किया उन्होंने कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो दोनों मुराद लेनी चाहिए इससे हमें। सही है, तो इसलिए ये टी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये भी याद रखिएगा कि कैटलिस्ट, अगर सिर्फ कैटलिस्ट बोला जाएगा तो वो दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक इक्वेशन लिखी हुई है, द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज दिस, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is kept the same but that of B is doubled, what will happen to the rate itself? बताइए, सोचिए, आसान सवाल है, पढ़िए। क्या हो जाएगा? B डबल्ड हो जाएगा। देखते हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A is kept the same, A की कंसंट्रेशन हम सेम रखेंगे, ओके, और B की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, तो रेट के साथ क्या होगा? नहीं ना बेटा, रेट, एक मिनट, रेट एक्सप्रेशन उन्होंने, एक मिनट, नहीं रुक जाइए, सबर, ये मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर। चूँकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये जो रेट लॉ होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो अगर उन्होंने यहाँ पर B पर 2 नहीं लगाया है तो उसका मतलब कि ये B के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर ही है। अब सर इक्वेशन में तो लग रहा है B के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये फर्स्ट ऑर्डर ही डिटरमाइन हो रहा है, तो उस तरह से डबल ही होना चाहिए, 4 टाइम्स नहीं होना चाहिए, क्वाड्रपल नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो अगर आपको यहाँ सिर्फ इक्वेशन दे दी जाती ना आपको
तो हम इसको सेकेंड ऑर्डर ही बताते हैं। लेकिन इक्वेशन देने के बाद जब रेट लॉ दे दिया गया है ना, तो अब उसमें जो ये ऑर्डर आ रहा है, ये ऑर्डर परफेक्ट है, फिर इक्वेशन को देने की ज़रूरत नहीं है। जब एक रेट एक्सप्रेशन आ गई ना, तो इक्वेशन की कोई ज़रूरत रही नहीं अब। फिर आप रेट एक्सप्रेशन के लिहाज से फैसला करोगे कि क्या चेंजिंग आ रही है, कंसंट्रेशन के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन। तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप इक्वेशन को देखकर। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया था, तो गलत, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द रिएक्शन एंथैल्पी डैश रिमेन्स। एंथैल्पी तो सेम ही रहेगी, जो बता दिया मैंने। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डैश। ये वो देख लो ना, यूनिट, यस फन हो जाएगा ना। ऑर्डर यूनिट से देखे पता लगता है, वैल्यू से नहीं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लो टेम्परेचर द रिएक्शन दिस इज जीरो ऑर्डर इन CO एंड सेकंड ऑर्डर इन NO2, द रेट लॉ इज डैश। रेट लॉ क्या कहलाएगा? इस रिएक्शन का रेट लॉ निकालना है। द रिएक्शन CO के रेस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है और NO2 के रेस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है, तो क्या आ जाएगा आंसर? डी आएगा ना। C कहाँ से? सेकंड ऑर्डर NO2 के रेस्पेक्ट से, तो NO2 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। चलो शुक्र, ख़त्म तो हुआ।